हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी से, जो कि है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे हम इस वीडियो में और साथ में लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है? सिंपली वो सरफेस जिससे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को हमने यहाँ पर दो कैटेगरी में रखा है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या मतलब है और इससे रिलेटेड क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, मान लेते हैं जैसे ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ये वाला जो हिस्सा है हमने इसको स्फेरिकल बना दिया है। क्या बना दिया? स्फेरिकल। और स्फेरिकल में भी कुछ इस तरीके से, इधर कैसा मीडियम है? इधर है डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये कैसा मीडियम है? इधर है रेयर मीडियम। सो यही होगी हमारे लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और क्योंकि ये कौन से टाइप की है? कॉन्वेक्स, इसलिए इसको कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और सिमिलर होती है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से। इनके बारे में देखिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स। तो वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर सभी कंडीशंस को कंसिडर करेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। किसकी बच्चों? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सभी कंडीशंस को बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं अपने पास ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और क्योंकि हमने कौन सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करी है? कॉन्वेक्स, तो मैंने कॉन्वेक्स कंसिडर करी है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इधर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम के लिए मैंने आपको बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 से लिखते हैं। और ये इधर रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कंडीशंस क्या क्या होंगी। सबसे पहले कॉन्वेक्स को ही कंसिडर करते हैं। इसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो और उसका रियल इमेज बन रहा हो। ये क्या है सर? इसको भी हम स्टडी करेंगे अभी बस आप सुनते रहिए। सेकंड केस क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में ही रखा हो और उसका वर्चुअल इमेज बन रहा हो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है रियल इमेज के साथ। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है वर्चुअल इमेज के साथ, यानी वर्चुअल इमेज हम उसका बना रहे हैं। और ऐसे ही कंडीशंस होंगी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। तो चलिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं फर्स्ट कंडीशन, जबकि ऑब्जेक्ट रखा हो किसमें? रेयर मीडियम में, और इमेज बन रही हो इसकी कैसी? रियल इमेज। कैसी बन रही हो? रियल इमेज बन रही हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे ना, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है या डेंसर मीडियम में रखा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे निकलेंगे, एक डेंसर मीडियम के लिए और एक रेयर मीडियम की। तो रेयर मीडियम के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है O, ठीक है। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम दो रे हमें यहाँ पर चाहिए। एक रे हम बिल्कुल यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट ऐसे निकाल देते हैं, जो कि स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी। भले ही डेंसर मीडियम में जा रही है लेकिन ये नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। दूसरी रे हम यहाँ पर कुछ एंगल पर कुछ इस तरीके से निकालेंगे ये। अब देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। इसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? स्फेरिकल सरफेस पर हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो अपने पास नॉर्मल आ जाता है। तो ये हमारे पास रहेगा नॉर्मल, ठीक है। अब ये लाइट रे की अगर आप बात करें, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे पास आउट हो जाती, लेकिन अब ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी अगर ये डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा बैंड करेगा लाइट रे को, और ये लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, और जो पहली रे यहाँ पर आ रही है उसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी और आपको इमेज देखने को मिलेगा आई।
ये इमेज होगा हमारे पास रियल इमेज। लेकिन अगर ये डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है तो फिर अब ये ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएगा, तो ये लाइट रे बस इतनी बेंड होगी यहाँ पे। और आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली रे और ये रे दोनों क्या होंगी, डाइवर्ज होती जा रही हैं, तो आगे ये कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको हमें पीछे बढ़ाकर दोनों रे को मिलाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें इमेज मिलेगा और वो इमेज होगा वर्चुअल इमेज। तो मैं जो कंडीशंस आपको बता रहा था आपको समझ में आई होंगी, लेकिन हम तो यहाँ पर रियल इमेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं। सो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये जो यहाँ पर अपर्चर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो ये बहुत छोटा है, तो जितने भी एंगल होंगे यहाँ पर वो सभी के सभी वेरी स्मॉल होंगे। स्मॉल एंगल्स के लिए आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में बहुत बार हम ये काम करते हैं क्या, जैसे थीटा एंगल है, ये वेरी स्मॉल एंगल है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप साइन थीटा रख सकते हो, या साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं। इसकी जगह हम टेन थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना। कॉस थीटा में अगर कहीं पर एंगल स्मॉल आता है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 लेके चलते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाली चीज़ें अगर यहाँ पर होंगी तो हम इनको कंसिडर करेंगे, थीटा की जगह टेन थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा, साइन थीटा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑब्जेक्ट का एंगल बनाओगे, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है, ये जो एंगल लिखोगे ऑलवेज रिमेंबर ये अल्फा से लिखेंगे। इमेज के एंगल को हम हमेशा बीटा से लिखेंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल है उसको हम गामा से लिखेंगे। ओके, और एंगल्स देखें यहाँ पे, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, इनके बीच एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है यहाँ पर, ये वाली रे नहीं है, ये है यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो ब्लू में है ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। ओके, नाउ कर क्या रहे सर, हम रिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम्स। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले इस मीडियम में देखिए एंगल बना हुआ क्या, आई, तो यहाँ हो जाएगा साइन आई इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 इज इक्वल्स टू, इस वाले मीडियम में एंगल बना हुआ है रिफ्रैक्शन वाला एंगल कौन सा है, आर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2, ठीक है, सॉरी इसका साइन लेंगे हम, साइन आर μ2, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एंगल्स वेरी स्मॉल है, अपर्चर बहुत छोटे हैं, ये जो सभी रेज हैं ये पैरा एक्सियल है, तो थीटा की जगह साइन थीटा या साइन थीटा की जगह हम थीटा रख सकते हैं, यानी साइन आई की जगह क्या रखेंगे हम, आई रखेंगे इंटू μ1, और साइन आर की जगह हम आर रख देंगे इंटू μ2। अब हमें आर और आई का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, ये ओ, और इसको मैं कुछ भी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ए, ये सी और ये आई है अपने पास, तो ओ ए सी, ध्यान से देखिए ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल क्या है यहाँ पर आई, और ये एंगल क्या है हमारे पास, गामा। सो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये अपोजिट वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि जो एंगल आई है वो इक्वल है किसके, अल्फा प्लस गामा के, ठीक है। नाउ आई का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब आर का वैल्यू कैसे निकालें, आर के वैल्यू के ट्राइंगल लगाएंगे ए सी आई, कौन सा, ए सी आई, ठीक है। तो ट्राइंगल ए सी आई को भी मैं बाहर बना लेता हूँ, ये सी है और ये आई है, और यहाँ पर क्या है, ए, ये एंगल कितना है, बीटा, और ये वाला एंगल क्या है, आर, और यहाँ नीचे एंगल बना हुआ है गामा, ये एंगल क्या है, गामा। इस बार जो एक्सटीरियर एंगल है वो गामा है, और अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल है वो आर और बीटा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इक्वल हो जाएगा किसके, आर प्लस बीटा के, लेकिन अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, आर की, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब देखिए आर और आई इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आई की जगह क्या रखें, अल्फा प्लस गामा, इंटू में क्या है, μ1 है, इज इक्वल्स टू आर की जगह क्या रखें, गामा माइनस बीटा, और इंटू में क्या है यहाँ पे, μ2, ठीक है। नाउ फिर से अभी मैंने आपको बताया और फिर से हम रिपीट करेंगे, ये जो एंगल, सारे जो एंगल है ये वेरी स्मॉल एंगल्स हैं,
तो अल्फ़ा, गामा, गामा, बीटा ये सब क्या है, स्मॉल एंगल्स हैं। तो इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा अल्फ़ा, गामा, बीटा आर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स, क्योंकि आपने अपर्चर छोटा माना है तो सभी लाइंस जो है ना वो पैराक्सियल होगी। पैराक्सियल होने का मतलब क्या है सर, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन क्या है, अभी देखो इतना एंगल बना रही है तो ये पैराक्सियल है, लगभग क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। नाउ तो इनकी जगह आप अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, tan अल्फा, प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan गामा, इनटू में क्या है μ1 इज इक्वल टू गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan गामा, माइनस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan बीटा, ठीक है, इनटू में μ2। अब ये इनको ऐसे रखा क्यों, क्योंकि अब हमें वैल्यूज चाहिए, साइड्स चाहिए, डिस्टेंसेस चाहिए। तो देखिए tan अल्फा, अल्फा देखिए यहाँ पर ये अल्फा बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप tan तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसके लिए ए से मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। ये हमारे पास पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर होगा, और यहाँ पर होगा हमारे पास ये परपेंडिकुलर पॉइंट, मान लो एन है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में tan लगाते हैं, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये हाइपोटेनियस हुआ, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ an, और बेस क्या हुआ ON, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, an अपॉन ON प्लस tan गामा, गामा देखिए यहाँ पर ये रहा, तो गामा लगाएंगे इस ट्रायंगल में CAN में, किसमें, CAN में। तो इसमें परपेंडिकुलर हुआ an और बेस हुआ CN, ठीक है। तो ये हो जाएगा an अपॉन CN, इनटू में क्या है μ1, tan गामा का वैल्यू अभी निकाला हमने यहाँ पर, an अपॉन CN माइनस tan बीटा, बीटा कौन से ट्रायंगल में है, बीटा ये रहा। तो इसके लिए ट्रायंगल लगाएंगे ANI, कौन सा ट्रायंगल, ANI। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा an, बेस क्या होगा NI, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा an अपॉन NI, ओके, इनटू में क्या है μ2। अब देखिए an पूरी इक्वेशन में से an कॉमन आ जाएगा। और आपको जो ध्यान रखना है, देखिए ये जो n पॉइंट है ना, ये p के वेरी वेरी नियर है, n और p क्या है, बहुत पास में है। तो अगर ये बहुत पास में है तो हम ON की जगह OP लिख सकते हैं, CN की जगह CP लिख सकते हैं, IN की जगह IP लिख सकते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे। 1 अपॉन ON की जगह क्या रखेंगे, OP प्लस EN तो हमने बाहर ले लिया, डिवाइड बाय CN की जगह क्या लिखेंगे, CP इंटू μ1 इज इक्वस टू CN की जगह CP माइनस NI की जगह PI, ओके, इंटू में μ2। अब इन OP CP CP PI का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हम रिफ्रैक्ट जो हमारे पास इंसिडेंट रहे उसकी तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ON की वैल्यू और OP की वैल्यू, और ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा यहाँ ये जो सेंटर है इससे मेजर की जाएगी, यानी पोल से मेजर करी जाएगी, या फिर आप इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप O तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव होगा। और ये है क्या, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है U। बाकी जो PC और PI ये दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में जिधर इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CP है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R, और जो PI है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा V। यानी यहाँ पर एक ही डिस्टेंस नेगेटिव है। अब AN से, तो यहाँ पे देखिए AN यहाँ भी है, यहाँ से भी कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होगा। तो 1 अपॉन OP की जगह क्या रखेंगे, माइनस U, प्लस CP की जगह क्या रखेंगे R, इंटू μ1 इज इक्वस टू CP की जगह रखा R माइनस PI की जगह क्या रखा V, ओके। तो ये हो जाएगा μ2। नाउ μ1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ1 अपॉन U माइनस का हो जाएगा प्लस μ1 अपॉन R, ठीक है। यहाँ μ2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V, ठीक है। जो R वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं, इधर आएगा तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का μ2 अपॉन V माइनस ये μ1 अपॉन U माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा μ1 अपॉन U, μ1 अपॉन R इधर जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है। तो देखिए R मैं LCM ले लूँगा यहाँ पे, तो यह जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R, ओके। और इधर से क्या होगा, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। सो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। जबकि ऑब्जेक्ट किस में रखा हो, रेयर मीडियम में, और साथ में क्या बन रहा हो,
रियल इमेज बन रही हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट कंडीशन लें, जबकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो, किस में रखा हो, डेंसर मीडियम में, तो कंडीशन क्या है, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, और साथ में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। तो ये कंसिडर करते हैं हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कुछ ऐसे है बच्चों, है ना। तो अगर आपको ये अभी समझ में आया ना, जो पीछे वाला डेरिवेशन हमने किया है, तो ये बहुत आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये इधर कौन सा मीडियम है, उधर है डेंसर मीडियम, और इधर ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और यहाँ पे μ1। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको μ2 ही कंसिडर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में। ये ऑब्जेक्ट रखा है O, इससे एक लाइट रे तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ही निकाल दोगे, यहाँ पे ये स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। ये P पॉइंट है। दूसरी जो रे आप यहाँ पे कंसिडर करोगे वो किसी एंगल पर, मान लेते हैं कितने एंगल पर, अल्फा पर, ठीक है। अब देखिए ये डेंसर से रेयर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखाने के लिए नॉर्मल अपने पास होना चाहिए, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब दो कंडीशन हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा रेयर मीडियम हो इधर वाला, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बेंड कर देगा लाइट को, पहली रे, और ये दूसरी रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये बन जाएगा इमेज। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है तो ये रे इतनी ज़्यादा बेंड नहीं हो पाएगी, ये रे कुछ इस तरीके से बेंड होगी, और ये वाली रे और ये रे दोनों आगे कहीं भी नहीं मैच कर पाएंगी, तो हमें इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर इमेज बनेगा कहीं पर। ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल रियल इमेज की, ठीक है। ओके नाउ, तो देखिए अभी एंगल मैंने आपको बताए थे कैसे कैसे कंसिडर करने हैं। ऑब्जेक्ट का जो एंगल लेंगे वो अल्फ़ा, इमेज का एंगल लेंगे बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल है वो लेंगे गामा। ये नॉर्मल, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। ये नॉर्मल है ब्लैक, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फिर आप इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे कैसे, इस मीडियम का आप क्या ले रहे हो, एंगल, यानी कि साइन आई, इनटू इसका ही आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, यानी μ2 इज इक्वल्स टू इस वाले मीडियम का क्या आएगा, एंगल, यानी साइन आर, इनटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। ओके, फिर से क्योंकि आई एंड आर वेरी स्मॉल, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो रेज हैं ये पैराक्सियल है। पैराक्सियल मतलब ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो ये लगभग ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर आई और आर बहुत स्मॉल है तो आई क्या कर सकते हो आप, बराबर कर सकते हो साइन आई के, और साइन आर की जगह क्या रख सकते हो आप, आर, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, इसकी जगह रखा आई इंटू μ2, और इसकी जगह रखा आर इंटू μ1, ठीक है। अब आई और आर हमें यहाँ पे रिप्लेस करने हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किए हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए ये जो आई है, ये वाला ट्रायंगल देखिए ओ, इसको आप मान लेते हैं ए, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो जाएगा एन। तो ओ ए सी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी, मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ ए सी में देखिए कुछ ऐसे है, ओ ए सी, ये एंगल क्या है, अल्फ़ा, ओके, और ये एंगल क्या है, आई, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे ये है गामा, तो गामा हो गया है एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। तो गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फ़ा, लेकिन आई का वैल्यू चाहिए तो अल्फ़ा को हम इधर भेज देंगे, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं आर का वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, ए सी आई, कौन सा, ये वाला देखिए जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ए सी आई। इसमें देखिए आर एक्सटीरियर एंगल है, और गामा और बीटा ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो आर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा, है ना, बताइए, गामा प्लस बीटा। सो आई और आर इन दोनों का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ओके। तो आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फ़ा, इंटू में क्या है, μ2 इज इक्वल्स टू
आर का वैल्यू है गामा प्लस बीटा इंटू μ1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स हैं आर वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत छोटे एंगल है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, गामा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan गामा, अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा, और फिर से गामा की जगह क्या रख देंगे, tan गामा प्लस tan बीटा, ठीक है, इंटू μ1। अभी यहाँ पर देखिए tan गामा tan अल्फ़ा, इनका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं डायग्राम से। तो अगर आप अल्फ़ा की बात करें, ये tan गामा रखना है ना पहले, हाँ, तो tan गामा की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल है ACN, ट्रायंगल ACN, इसमें AN क्या है, परपेंडिकुलर, और CN क्या है, बेस, क्योंकि tan हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो AN अपॉन CN माइनस अल्फ़ा के लिए, tan अल्फ़ा के लिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये ONA, इसमें AN क्या है, परपेंडिकुलर, ON क्या है, बेस है, AN अपॉन ON, ठीक है, इंटू में क्या है μ2 इज इक्वस टू tan गामा, फिर से हमारे पास क्या है AN अपॉन CN है, tan बीटा, बीटा देखिए एंगल कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है tan बीटा, tan का वैल्यू निकालना है तो इस ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ANI, इसमें AN परपेंडिकुलर है, NI बेस है, AN अपॉन NI μ1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए AN पूरी इक्वेशन में तो कैंसल आउट हो जाएगा, CN की जगह हम CP लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी देखिए N और P दोनों बहुत पास हैं, -1 अपॉन ON की जगह क्या रखेंगे, OP, ठीक है, इंटू μ2, CN की जगह CP आएगा, NI की जगह PI आएगा, ठीक है, μ1। CP OP इनका वैल्यू निकालते हैं। देखिए CP का वैल्यू क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ये अपोजिट साइन में है तो माइनस आएगा क्योंकि P से C की तरफ जाएंगे आप मेज़र करने। और अगर हम बात करें OP की, ये -u होगा क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। PI की बात करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, CP की जगह क्या आएगा, -r आएगा, -OP क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, -u आएगा, इंटू μ2 इज इक्वस टू CP की जगह 1 अपॉन -r प्लस PI की जगह पॉजिटिव v आएगा, है ना। चलिए तो μ2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, μ2 अपॉन r नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ2 अपॉन u डिवाइड बाय -μ1 अपॉन r प्लस μ1 अपॉन v। सो जो r वाली टर्म से उनको हम एक साइड कर लेते हैं, जैसे इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, μ1 अपॉन r प्लस का हो जाएगा इधर आके, ये -μ2 अपॉन r है अपने पास, है ना, और ये μ1 अपॉन v इधर आके माइनस हो जाएगा μ2 अपॉन u, है ना। r LCM आएगा तो आएगा μ1 माइनस μ2 इज इक्वस टू μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। सो ये रहेगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, जबकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो। रेयर मीडियम के लिए क्या आया था, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। डेंसर मीडियम के लिए है और ये रेयर मीडियम के लिए। अब देखिए कोई भी कंडीशन हो, कि कोई सी भी कंडीशन हो, ये दोनों फॉर्मूले ही लगने हैं। बस आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ या रेयर मीडियम में रखा हुआ।